हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग पीपल चैनल और यमुनानगर सिटी न्यूज़ की ओर से मैं राखी खोसला आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत करती हूं। चैनल के माध्यम से आज मैं आपको मिलाऊंगी मशहूर फिल्म डायरेक्टर से, जिन्होंने न केवल बॉलीवुड फिल्म्स को बल्कि टीवी शोज और वेब सीरीज के एपिसोड को डायरेक्ट किया है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको उनसे मिलवाऊं। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी उनकी डायरेक्ट की हुई बॉलीवुड फिल्म्स, टीवी शोज और वेब सीरीज के कुछ वीडियो क्लिप्स। मैं मरना चाहती थी, पर अपनों को आखिरी बार मिले बिना कैसे मर सकती थी। वेलकम सर, चैनल में आपका हमारे स्वागत है और साथ ही साथ आपके अपने शहर यमुनानगर में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माया नगरी मुंबई से फुर्सत के कुछ पल निकालकर मशहूर डायरेक्टर मिस्टर संजीव चड्ढा जी आज हमारे बीच हैं। तो जब शहर में आए हैं और हमारा चैनल ऐसी खास शख्सियत से आपको रूबरू न कराए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए आज हम करते हैं इनसे खास बातचीत और पूछते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सवाल। सर, सबसे पहला सवाल, किस तरह से आपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, अपनी एक नई पहचान बनाई और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। बेसिकली शौक तो बचपन से ही था फिल्म इंडस्ट्री का, और कोशिश करते रहे और कॉलेज टाइम में जब गए तो कुछ प्लेज में एक्टिंग की, कुछ अवार्ड्स मिल गए, कुछ प्लेज डायरेक्ट किए, तो एक शौक़ बढ़ता चला गया। फिर मेरे कज़न बॉम्बे में रहते थे तो फिर रुख कर लिया बम्बई शहर का। अब वहाँ जाकर पता चलता है कि जो हम यहाँ सोचते हैं जितना स्ट्रगल, उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल होता है बम्बई शहर में। लेकिन वहाँ पैशन चाहिए, पैशन है तो आप सक्सेस 100% आपको मिलेगी। सर, थोड़ा और हम करीब से जानना चाहेंगे आपकी जो शुरुआती, क्योंकि किस तरह से आपने सोचा ये कि मुझे डायरेक्टर की लाइन में ही जाना है, क्योंकि फिल्म मेकिंग का जो काम है वो सिर्फ एक डायरेक्टर ही नहीं है, इसमें प्रोड्यूसर भी है, इसमें कैमरा पर्सन भी है, इसमें सिनेमेटोग्राफर भी है, इसमें एक्टर एक्ट्रेस भी हैं, लाइटिंग एंड साउंड टीम है पूरी। तो आपने कैसे सोचा कि मैं डायरेक्टर ही बनूंगा? रीज़न बिहाइंड इट कि जब कॉलेज में प्लेस डायरेक्ट किए, एक्टिंग का भी शौक़ था, वहाँ पहुँचे और कुछ लोगों से मिले, तो एक्टिंग के लिए मिले, तो वहाँ जाकर समझ आया कि एक्टिंग के लिए आपको जी हजूरी करनी पड़ेगी। वो ज़िंदगी में कभी फितरत में थी नहीं मेरे। तो वहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा फ़ोटो लेके आओ, फ़ोटो जमा करो, तो यही प्रोसेस था। तो कुछ एक रोल ऑफ़र हुए छोटे मोटे, तो फिर मैंने कहा मैं 1500 किलोमीटर दूर यहाँ से बॉम्बे गया हूँ, तो ये छोटे छोटे रोल नहीं करने का मैं। फिर मैं डिसाइड किया कि मेरे को डायरेक्टर ही बनना है, मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ डायरेक्टर ही बॉस होता है, सब कुछ होता है वो डायरेक्टर ही होता है। तो वहाँ पहुँचे तो सारी चीज़ें हुई और फिर कुछ डायरेक्टर्स को असिस्ट किया, भट्ट साहब को कुछ दिन के लिए असिस्ट किया, महेश भट्ट साहब को। फिर सिकंदर भारती करके एक डायरेक्टर हैं, उनको एक दिन 2 दिन गया था उनके पास। उसके बाद मिस्टर रवि राय जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे बॉस हैं, वहाँ से मैंने पूरी ज़िंदगी सीखी है कि डायरेक्शन क्या होता है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होती है, एक्टर को परफॉर्म कैसे करवाते हैं, वो सब चीज़ें मिस्टर रवि राय से सीखी है। तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनको असिस्ट किया कुछ साल। उस समय सैलाब, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, टीचर्स, बस काफ़ी शोज़ में असिस्ट किया। फिर फिल्म्स, दिल कितना नादान है करके एक फिल्म आई थी, मुकेश भट्ट प्रोड्यूसर थे, उसमें असिस्ट किया। फिर 2000 में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया। मेरा पहला शो था एज ए डायरेक्टर, दिल है कि मानता नहीं, सोनी टीवी पे आता था। और फिर काफ़ी ऐड फिल्म्स भी डायरेक्ट की। फिर तो उसके बाद सिलसिला चलता ही रहा डायरेक्शन का। तो फिर ये कह सकते हैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते ही गए आप। देखो, कामयाब तो अभी जो कामयाबी चाहिए वो तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये है कि प्रोसेस चल रहा है। जिस स्टेज पे भी हैं उसमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? 100%। क्योंकि मैं
वो काम कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए था लाइफ में। मेरा पैशन फिल्म इंडस्ट्री थी, मतलब जैसे सिनेमा बोलते हैं हमारे फिल्मी जगत में, तो सिनेमा मतलब एक मेरी माँ यमुनानगर में है और एक मेरी माँ वहाँ है, तो वो सिनेमा को माँ समझ के ही चलता हूँ। और ज़िंदगी में यही है कि सिनेमा में ही काम करना है, जो कुछ काम करना सिनेमा में करना है और अपना पैशन, अपनी मेहनत ज़िंदगी भर लगानी है और लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। तो सर, जैसे अभी ये जो यूथ कह लीजिए या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म मेकिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव वे में कितनी सक्सेस है बॉम्बे जैसी महानगरी में जाकर अपने आप को स्टेबल करना, सक्सेस पाना, जहाँ पर एक तरफ अभी नेपोटिज्म की बात चल रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये मुद्दा छाया हुआ है, ठीक है, सुशांत का केस ऐसा देखने को मिला। तो ऐसे में एक छोटे शहर का युवा कह लीजिए या जिनको शौक है फिल्मी में मेकिंग करने का, तो ऐसे में उनके लिए क्या आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे या क्या डायरेक्शन क्या देना चाहेंगे? वो किस तरह से मेहनत करें कि, क्योंकि आप जिस तरह से मैं सुनती हूँ बॉम्बे जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, वहाँ पर तो उसमें ऑलरेडी लाइन लगी हुई है प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, कोरियोग्राफर की, वीडियोग्राफर की। ऐसे में वो कितना स्ट्रगल करेंगे और कैसे सक्सेस पाएंगे? देखो, पहला मुद्दा तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा है कि जैसे हम नॉर्थ से हैं या हरियाणा से, तो पहली बात ये मान के चलनी चाहिए लाइफ में कि अगर बम्बई शहर में जाना है तो जितना यहाँ पे मेहनत हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत है। अगर हम ये सोच के चला कि वहाँ जाते ही मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा, वो नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। आपको वहाँ पे जाके हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पैशन से काम करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी। हाँ, बम्बई शहर में एक चीज़ बहुत कमाल की है कि बम्बई शहर मौका ज़रूर देता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उस मौके को कैसे ग्रैब करते हो, कैसे नहीं करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक नया स्ट्रगलर के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? अगर पैशन है, मतलब ये सोच के चले कि मेरे को बस काम करना है और मैं पूरे पैशन से काम करूँगा, तो मैं 100% कह रहा हूँ वो सक्सेस मिलेगी। जैसे ऐसे हम भी भूखे सोए हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं सोए हैं। जब स्ट्रगल डेज में मतलब खाने को नहीं होता था, दो रुपए के लिए तरसते थे, लेकिन ये सोचा था कि नहीं, काम करना है, वहीं करना है, वहीं करना है, वहीं करना है। आजकल क्या होता है, जैसे कुछ लोग मैंने देखे हैं, जैसे बॉम्बे में आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, बहुत कि वहाँ वो शाही ज़िंदगी जीने आते हैं। अब वो शाही ज़िंदगी जियोगे और वैसी वाली लाइफ, तो वहाँ कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको वो सुबह उठ के स्ट्रगल पे जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे पैशन से काम करना ही पड़ेगा, तो सक्सेस 100% मिलेगी। आप एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर और एक आम लोगों की इमेजिनेशन पावर में क्या डिफरेंस है? एक डायरेक्टर किस तरह से सोचता है, क्योंकि इमेजिन तो हम हर दिन करते ही रहते हैं, करेक्ट है। डायरेक्टर किस तरह से सोचता है? देखो, अभी जैसे इमेजिनेशन पावर का हो गया, जैसे अब हम टेक्निकल भी हो गए हैं चीज़ों को लेके, लेकिन अगर मेरे अंदर इमोशन नहीं है तो मेरी इमेजिनेशन पावर कुछ भी हो जाए नहीं हो सकती। क्योंकि मैं ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ जहाँ रिश्तों को बहुत अहमियत दी गई थी लाइफ में हमेशा, और आज भी दी जा रही है, जहाँ प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है आपस में। जैसे आजकल लोगों में आपस में ही प्यार ख़त्म हो गया है, तो टचवुड हमारे परिवार में बहुत सारा प्यार है और बहुत सारे आपसी संबंध अच्छे हैं। तो जब रिलेशनशिप, हमने जो मैक्सिमम काम किया वो रिलेशनशिप पे काम किया, जो शोज़ भी बनाए हैं वो रिलेशनशिप पे बनाए हैं, तो रिलेशन की समझ थी, इसीलिए मैं वो कर सका। और मैं सबसे पहले कोई भी शो या कोई भी फिल्म्स का या कोई वेब सीरीज, मैं सबसे पहले हमेशा बोलता हूँ कि मैं एज ए लेमैन, एज ए आम आदमी सोचता हूँ कि क्या मैं ये, अगर मैं आम ऑडियंस हूँ, अगर ये चीज़ आए तो क्या मैं देखने जाऊँगा, या फिल्म मैं वो 300 रुपये की टिकट लेके फिल्म देखने जाऊँगा। अगर मुझे एज ए ऑडियंस लगता है कि हाँ ये फिल्म देखनी चाहिए, तो मैं वो चीज़ को एज ए डायरेक्टर फिर सेकेंडरी लेता हूँ, फिर उसको मैं अपने इमेजिनेशन में और अपने हिसाब से शूट करता हूँ। सर, जैसे कि मैं आपके बारे में सुन रही थी और आप पढ़ा भी था, तो आप, मुझे पता चला कि जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तब आप वो पत्थरों से करते थे। करेक्ट। कोरियोग्राफी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो वो क्या सीन है और किस तरह से अगर किसी को फिल्म मेकिंग की दुनिया में जाना भी नहीं है, अगर जैसे कि मैं हूँ, मुझे फिल्म मेकिंग की दुनिया में नहीं जाना है, लेकिन हाँ मैं डॉक्यूमेंट्री करती हूँ,
है ना? Correct. उसके लिए भी तो डायरेक्शन चाहिए, 100%, इमेजिनेशन चाहिए 100%, होता है। तो बिल्कुल। हम अपनी स्क्रिप्ट को आप पत्थरों के माध्यम से बताइए कि किस तरह मैं एक्चुअली जब कॉलेज में था, बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ मतलब वही था, तो कुछ प्लेज किए थे मैंने। तो फिर एक पॉइंट आया था जिसमें हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बैकआउट कर दिया था कि वो डायरेक्शन नहीं करेंगे। तो वो स्क्रिप्ट को, एक 40 मिनट की स्क्रिप्ट थी, उसको 20 मिनट का करना था, और उस हिसाब से तो मैं पत्थर लेके उसको करता था कि अगर ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ रहेगा, इस पॉइंट पे ये यहाँ आ जाएगा, तो वो अपनी इमेजिनेशन से करता था, क्योंकि एक अलग वो चीज़ें चलती थी। तो उसको फिर वो 20 मिनट का स्क्रिप्ट को कैसे करना था, वहाँ से मेरी शुरू हुई थी कि चीज़ें इस पॉइंट पे यहाँ पे लाओ, इस एक्टर को यहाँ लाओ, इस एक्टर को वहाँ भेजो, तो वो एक कोरियोग्राफ अच्छा सा हो जाता था। तो वो एक शुरुआत थी उस समय डायरेक्शन की। सर जैसे कि भी ना मास कॉम के बच्चे हैं, मास कॉम एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो छोटे शहरों में तो कम लेकिन बड़े शहरों में ज़्यादा है। बिल्कुल है। इसका तो सबसे पहले ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि आप स्क्रिप्टिंग करो, कंटेंट लिखना सीखो, कुछ भी काम करने से पहले। यहाँ तक कि आपको रिपोर्टिंग पे भी जाना है तो उस रिपोर्टर कैसे बोलता है उसके लिए भी आपको लिखना है। स्क्रिप्टिंग के लिए आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? देखिए, स्क्रिप्टिंग आपकी पहली तो बात यह है कि आपकी खुद की इमेजिनेशन है। दूसरी बात, मैं उस दिन भी बोल रहा था कि स्क्रिप्ट के लिए लोग ना सीधा कहानी लिखना शुरू करते हैं। कहानी लिखने से पहले आप अपने कैरेक्टर्स लिखो, कैरेक्टराइजेशन लिखो, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखो। सपोज आप हैं, आप राखी हैं, आप अपना कैरेक्टर लिखना है, तो आप सबसे पहले वो 1 पेज या 2 पेज का आप राखी क्या डालती है, राखी क्या खाती है, राखी क्या कहाँ जाती है, राखी का बोलने का तरीका क्या, पहले तो वो कैरेक्टर्स लिखो जो आपकी इमेजिनेशन में कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को लिखो। वो डिटेल्ड लिख के उसके बाद आप कहानी को सोचना शुरू करो। तो आपको हमेशा कोई भी, आप जब भी कुछ भी एक थॉट आता है लाइफ में, तो थॉट आया कि इस आदमी की एक क्राइम स्टोरी बनानी है, इसमें ये कैरेक्टर्स हैं। अब उस पहले कैरेक्टराइजेशन लिख लो, फिर आपको जो स्टोरी लिखोगे ना वो बहुत आसान हो जाएगी लिखनी। तो आपको क्योंकि उस कैरेक्टर के बारे में पता है कि वो कितना कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, तो आपको आसान होगा उस कहानी में पिरोने के लिए। तो सर ये जो कैरेक्टर वाइज आपने डिसाइड किया है कि ये कैरेक्टर को हम, तो इसमें टाइम का भी लिमिट है कि हमें इतने मिनट तक या इतने सेकंड तक उस कैरेक्टर को ही रखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा सेकंड या मिनट्स बढ़ते हैं तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं है। अब जैसे मैं एक फिल्म आई थी बागवान, उसमें लास्ट की एक बच्चन साहब की एक स्पीच थी, वो शायद 10-15 मिनट की कंटिन्यूस थी, वो 16 ही बोल रहे थे ना, तो कहाँ बोर हुए? मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कैरेक्टर को कितना वजूद है, उस कैरेक्टर का वो कितना स्टेबल कर सकता है चीज़ों को, वो सामने ऑडियंस को कितना कैची बना सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें कैरेक्टर की भी बहुत मेन भूमिका होती है, 100%, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत यस एज ए परफॉर्मर जो भी उसको परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सपोज मैं बीइंग ए डायरेक्टर, मैं दुनिया का बेस्ट शूट कर लूँ, बेस्ट ऑफ द कंपोजिशन कर लूँ, बेस्ट ऑफ द चीज़ें कर लूँ, बेस्ट ऑफ द लाइटिंग करवा लूँ, सब कुछ करवा लूँ, अगर एक्टर परफॉर्म ही नहीं अच्छा करेगा तो मेरा वो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा सर, आपकी वेब सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दीजिए कि वेब सीरीज़ आपकी मेरे ख्याल से मोना तो होम डिलीवरी एक आई है और एक द मिराज अभी आएगी अभी। तो वो कब हमारे ऑडियंस को देखने को मिलेगी? अप्रैल या मई में 2021 में। उसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो एक क्राइम थ्रिलर है, इमोशनल क्राइम थ्रिलर। स्टोरी तो नहीं ज़्यादा रिवील कर सकता, बट उसमें 55 आर्टिस्ट हैं, मतलब बड़े आर्टिस्ट हैं 55, और सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं, इमोशंस भी हैं उसमें ड्रामा भी है, उसमें अब एक थ्रिलर भी है, उसमें सस्पेंस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, पुलिस भी है उसमें, क्राइम भी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करके 10 एपिसोड का वो पूरा चंक है फर्स्ट सीज़न। तो मतलब जो हम काम कर रहे हैं तो हमें तो मज़ा आ ही रहा है, एक्टरों को भी बहुत मज़ा आ रहा है, तो एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग द थिंग। तो वेब सीरीज़ में अभी किसी का कंट्रोल नहीं है? फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि उस पर सेंसर, अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी इस पे कंट्रोल लगाया जाएगा या डायरेक्टर भी अपने तरफ से कुछ करेंगे? जैसे मैं जो सीरीज़ कर रहा हूँ वो
मैं इस ऐसा कर रहा हूँ कि मेरी बेटी भी उसमें एज एन एक्ट्रेस काम कर रही है, तो मैं उतना एक लिमिट लगा के चल रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी या अपनी माँ या अपनी बहन के साथ बैठ के देख सकूँ। उतना मैं एक चीज़ों को कर, देखो कुछ चीज़ें तो दिखानी पड़ेगी क्योंकि आज यूथ चाहता है वैसा कुछ देखना, बट उसको आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सी ग्रेड फिल्में आती थी एक टाइम पे, नाम नहीं लूँगा, एक डायरेक्टर हैं और एक भट्ट साहब भी शूट करते थे, रमेश भट्ट साहब शूट करते थे और एक कोई और थे डायरेक्टर, वो भी शूट करते थे। उसको सी ग्रेड का बोला जाता था और भट्ट साहब को A+ ग्रेड का बोला जाता था, जबकि वही चीज़ें वो दिखाता था, वही चीज़ें वो दिखाते थे, लेकिन एक प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी होती थी कि आदमी उसको वल्गर नहीं बोल सकता था चीज़ों को, लेकिन उसकी चीज़ जो होती थी वो वल्गर होती थी। तो यही फ़र्क है। जैसे एक मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आलू एक सब्ज़ी है, आलू को आप क्या बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आलू के पराठे बनाते हो, आलू का बर्गर बनाते हो, आलू की टिक्की बनाते हो, या आलू का और कुछ फिंगर चिप्स बनाते हो, आलू डिश वही है, लेकिन आप उसको कैसे परोसते हो सामने वाला उस हिसाब से देखेगा। तो मोना होम डिलीवरी, और उसमें कितने ऑडियंस आए, मतलब व्यूअर्स आए थे? बहुत वो उस समय की, मतलब उम्मीद रखते हैं तो मिराज से? ये तो उससे बड़ी, मतलब उससे बहुत बड़ी, मतलब ये तो थोड़ा और बड़े लेवल की है। बॉलीवुड में डायरेक्शन का काम किए, उसमें आपको सक्सेस मिली, टीवी शोज में सक्सेस मिली, और अब हम चाहेंगे कि वेब सीरीज में आपको सक्सेस मिले, मोना होम डिलीवरी में आपको सक्सेस मिली है, आगे तो मिराज जो आ रही है उसमें भी आपको सक्सेस मिले। इसी उम्मीद के साथ सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने हमें बहुत बेशकीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ खास शख्सियत के साथ आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।